नमस्कार। आज हम श्रम विभाजन के कारण और परिणाम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रम विभाजन उत्पत्ति के क्या कारण हैं और श्रम विभाजन के फलस्वरूप समाज में क्या परिणाम होते हैं। हमने प्रकार्य की बात की थी कि नवीन समूहों का उत्पन्न होना समाज की नैतिकता का बनाए रखना, यांत्रिक एकता से सावयवी एकता श्रम विभाजन का प्रकार्य है। कारण में दुर्खिम ने कहा कि श्रम विभाजन कैसे उत्पन्न होता है। दो कारण उन्होंने मुख्य रूप से बताए। एक मुख्य कारण की श्रेणी में रखा और दूसरा सहायक कारण की श्रेणी में रखा। मुख्य कारणों में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और श्रम विभाजन का कारण बताया है। जनसंख्या की वृद्धि अर्थात दो प्रकार से उन्होंने जनसंख्या का वृद्धि होना बताया। एक जनसंख्या के आकार में वृद्धि और एक जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। जनसंख्यात्मक दृष्टि से जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या के आकार में वृद्धि है और यातायात संचार के साधनों के माध्यम से जनसंख्या का एक जगह एकत्रित होना जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि होने से ये कहा गया कि अब यातायात संचार के साधनों का विकास होना आवश्यक हो जाता है और ऐसी स्थिति में यातायात संचार के साधनों के माध्यम से जनसंख्या एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, तो यह जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि कहलाती है। भौतिक घनत्व वह है जो कि जनसंख्या का आकार बढ़े और नैतिक घनत्व वह है जिसमें जनसंख्या पास पास इकट्ठी होकर के एक दूसरे से उनकी अंत्यक्रियाओं में वृद्धि होती है। जब शारीरिक दृष्टि से लोग एक स्थान पर केंद्रित होते हैं तो यह भौतिक घनत्व में वृद्धि कहलाती है और जब समाज के सदस्यों के बीच में पारस्परिक अंत्यक्रिया बढ़ती है तो ये नैतिक घनत्व में वृद्धि कहलाती है। भौतिक घनत्व में वृद्धि होने पर के बाद ही नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है। तो यांत्रिक एकता वाले समाज जैसे ही सावयवी एकता वाले समाजों में विकसित होते हैं, अर्थात उनकी जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो उस स्थिति में उनके बीच में श्रम विभाजन है वो भी विकसित हो जाता है, क्योंकि यांत्रिक एकता वाले समाजों की बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताएं बिना श्रम विभाजन के विकास के पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर श्रम विभाजन उत्पन्न होता है, अर्थात श्रम विभाजन अस्तित्व में आता है। दूसरा कारण इसमें सहायक कारण जिसको कहा जा सकता है कि यांत्रिक एकता समाज में क्यों टूटती है, तो ये कहा गया कि धीरे धीरे समाज के अंदर सामूहिक चेतना, जनसंख्या बढ़ती है तो सामूहिक चेतना का प्रभाव है वो कम होने लगता है। सामूहिक चेतना का प्रभाव कम होने पर व्यक्तियों के बीच में विशेषीकरण, विभिन्नता है वो विकसित होने लगती है और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित एकता का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर समाज का व्यक्ति के ऊपर दबाव कम हो जाता है, प्रभुत्व कम हो जाता है और अब नए नए कार्यों का समाज के अंदर उदय होने से ये कहा गया कि श्रम विभाजन है वो अस्तित्व में आता है। दूसरा इसका सहायक कारण बताया पैतृकता या वंशानुक्रम का प्रभाव घटना। कहा गया कि जब
वंशानुक्रमण या पैतृकता का अधिक प्रभाव होता है तो प्रदत्त परिस्थिति महत्वपूर्ण होती है। कार्यों का बंटवारा उसकी व्यक्तिगत प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर होता है, जबकि जैसे ही वंशानुक्रमण या पैतृकता का प्रभाव घट जाता है तो उस स्थिति के अंदर व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है और व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्यों का चुनाव करता है, विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। ये स्वतंत्रता होती है उसको समाज में। तो ऐसी स्थिति में समाज में नए नए कार्य हैं वो उद्भव होते हैं और श्रम विभाजन है वो विकसित होता है। इस प्रकार से ये दो कारण हैं श्रम विभाजन के मुख्य कारण और सहायक कारण। श्रम विभाजन के परिणामों की बात करें तो श्रम विभाजन के परिणामों में हम देखते हैं कि प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण श्रम विभाजन का परिणाम है। जब व्यक्ति को समाज के अंदर विभिन्न कार्य उत्पन्न होते हैं, अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर उसको समाज में कार्य करने को मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो किसी भी प्रकार के कार्य को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, उसको अवसर मिलता है। तो ये उसकी प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता दिखाई देती है। और दूसरा इसमें विशेषीकरण है, जिसमें कि व्यक्ति अब विशेष प्रकार के कार्यों में उसकी अपनी एक ही कार्य को बारी बारी करता है तो उसमें दक्षता हासिल कर लेता है और अन्य कार्यों में उसकी जो क्षमता है वो शिथिल हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विशेषीकृत कार्य करने लगता है और अन्य कार्यों के अंदर उसकी शारीरिक क्षमता शिथिल होने से उस कार्यों में इतनी अधिक विशेषज्ञता नहीं होती, तो उसमें विशेषीकरण उत्पन्न हो जाता है। सभ्यता का विकास है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ में ये कहा गया कि श्रम विभाजन उत्पन्न होता है, विकसित होता है और इस जनसंख्या की आवश्यकता कठिनता से पूरी होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना पड़ता है और कठोर परिश्रम सभ्यता के विकास की उत्पत्ति का कारण है। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप सभ्यताएं विकसित होती है। सामाजिक प्रगति समाज के अंदर आती है। ये कहा गया कि समाज की प्रकृति परिवर्तनशील होती है और परिवर्तन सदैव प्रगति को उत्पन्न करते हैं। तो श्रम विभाजन के द्वारा समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से समाज की प्रगति आती है। जिन समाजों के अंदर श्रम विभाजन कम पाया जाता है वहाँ पे प्रगति की मात्रा कम होती है, क्योंकि व्यक्ति परंपरागत ढंग से काम करते हैं। जिन समाजों के अंदर श्रम विभाजन अधिक होता है वहाँ पे प्रगति की जो मात्रा है वो तेज़ी से समाज में प्रगति आती है, क्योंकि व्यक्ति नए नए कार्यों को अपनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन उत्पन्न होते हैं श्रम विभाजन के माध्यम से, क्योंकि समाज की जो संरचना है वो तेज़ी से बदलती है। जैसे जैसे श्रम विभाजन का अत्यधिक विकास होता है तो सामाजिक जो परंपरागत व्यक्ति के विचार, मनोवृत्तियाँ, मूल्य आदि होते हैं वो भी उसके साथ बदल जाते हैं। तो समाज में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन व्यक्तिगत परिवर्तनों को भी उत्पन्न करता है। तो सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं वो समाज के अंदर श्रम विभाजन के माध्यम से आते हैं। नवीन समूह की उत्पत्ति और उनका पारस्परिक सहयोग है कि समाज के अंदर श्रम विभाजन नए नए समूह को उत्पन्न करता है, जो कि एक विशेष कार्यों को मिलकर के व्यक्तियों का एक समूह संपादित करता है और अन्य कार्यों के लिए वो दूसरे समूह पर निर्भर हो जाता है। इसलिए एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए विशिष्ट प्रकार के समूह का निर्माण हो जाता है और वे समाज की एक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, अन्य आवश्यकताओं के लिए समूह के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। इस प्रकार समूह भी एक आवश्यकता के लिए उस विशिष्ट समूह पर निर्भर होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नवीन समूह की उत्पत्ति
अलग अलग समाज के अंदर विशिष्ट समूह की हो जाती है और उनके अंदर पारस्परिक जो सहयोग है वो निर्भरता बन जाती है, क्योंकि वो अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा विकसित होती है। ये कहा गया है कि श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप सामूहिक चेतना में कमी आने से व्यक्तिवाद का असर अधिक होता है और अब सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादिता के अंदर वृद्धि होने से व्यक्तिवादी विचारधारा अधिक उत्पन्न होती है। प्रतिकारी कानून और नैतिक दबाव, एक आ गया कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं, उनके स्थान पर श्रम विभाजन के विकास के फलस्वरूप अब कानूनों की प्रकृति दमनकारी के स्थान पर प्रतिकारी हो जाती है और पारस्परिक निर्भरता के आधार पर ये कानून हैं वो अपना कार्य करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के स्थान पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इस प्रकार के कानूनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन जो कानूनों का उद्देश्य है वो सामूहिक नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना नहीं करके बल्कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करवाने से संबंधित होता है। पारस्परिक समझौते के आधार पर ये कानून कार्य करते हैं। समाज के अंदर श्रम विभाजन के फलस्वरूप सावयवी एकता का विकास होता है। पहले यांत्रिक एकता विद्यमान होती है समाज के अंदर, लेकिन जैसे जैसे श्रम विभाजन विकसित हो जाता है तो समानता पर आधारित यांत्रिक एकता टूट करके विभिन्नता पर आधारित सावयवी एकता विकसित होने लगती है। और एक आगे की पारस्परिक निर्भरता विशेषीकरण से इसके अंदर सहयोग में वृद्धि होती है और इस सहयोग को बनाए रखने के लिए कहा गया कि सावयवी एकता समाज के अंदर अस्तित्व में आती है। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों में प्रकार्यात्मक निर्भरता और संगठन पाया जाता है, वैसे समाज के विभिन्न इकाइयों में प्रकार्यात्मक निर्भरता और संगठन है वो अस्तित्व में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये श्रम विभाजन के कारण और परिणामों की चर्चा हमने आज इस अध्याय के अंदर की है। धन्यवाद।